मोदी और ममता बनर्जी भाई बहन की जोड़ी है। ये भाई बहन आपको धोखा दे रहे हैं। ये अरे सुनो ममता बनर्जी, हम मौत से डरने वाले नहीं है, हमेशा मरने को तैयार हैं। तुमको जिंदगी से मोहब्बत होगी, हम तो अल्लाह की राह में शहीद होने को हमेशा तैयार हैं। अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो अपने माँ और अपने बीवी बच्चे और भाई को बोल के निकलते हैं कि हमारा कफन तैयार रखना, हम अल्लाह की राह में हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी, तुम्हारे बच्चों को समझाओ, हम मौत से नहीं डरने वाले हैं। अगर तुम 4 तारीख के बाद कुछ करोगी ममता बनर्जी, तो उसका नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं ममता बनर्जी को, बताओ तुमने बंगाल के 29% मुसलमानों के लिए क्या किया, बताओ। तुम सिर्फ ड्रामेबाजी। ये बीजेपी बोलती है मुसलमान बंगाल में घुसपैठिए निकालेंगे। अरे मोदी जी, ट्रम्प का नाम लो ना, ट्रम्प से क्यों डरते तुम? कुछ नहीं किया तो आपने टीएमसी और ममता बनर्जी को वोट दिया। 15 साल से टीएमसी की सरकार है और ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमेशा आपने सिर्फ वोट डालने का काम किया और आप कभी वोट लेने का काम नहीं किए। आप सिर्फ वोटर बनकर रह गए, आप सिटीजन नहीं बन पाए। मीम पार्टी आपसे कहती है कि आप सिटीजन बनिए। जिस दिन आप सिटीजन बनेंगे तो जो नाइंसाफी टीएमसी और ममता बनर्जी बंगाल के 29% मुस्लिम अक़लियत से कर रही है, उस नाइंसाफी का खात्मा होगा, आपको अपना हक मिलेगा। याद रखिए, कोई भी नहीं चाहता भारत हो या बंगाल हो कि मुस्लिम अक़लियत के पॉलिटिकल लीडरशिप बने। ओवैसी यहां पर आपको ये पैगाम देने आया है कि आपको अपने लिए वोट लेना पड़ेगा। आप वोट डालने वाले मत बनिए। ममता बनर्जी को आपने 15 साल वोट दिया। 3 मर्तबा की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जब नंदीग्राम और सिंगूर का वाकया चल रहा था, यही ममता बनर्जी ने हमको फोन करके कहा था कि नंदीग्राम में लेफ्ट फ्रंट की सरकार गरीबों का और मुसलमानों का जमीन ले रही है, आप आइए। असदुद्दीन ओवैसी और अब्दुल वहाब साहब, जो अभी भी राज्यसभा में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, हम दोनों मिलकर बंगाल को आए थे और एयरपोर्ट पर हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम को, उसका नाम शुवेंदु था। उस वक्त टीएमसी में था। जब हम नंदीग्राम को गए, हमारे रास्ते में गाड़ी पर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो हम पर लेफ्ट फ्रंट के लोगों ने बम फेंका। उसके बावजूद भी हम नंदीग्राम को गए। आज ममता बनर्जी कहती है कि मीम पार्टी के लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। मेरा सवाल ममता बनर्जी से एक ही है कि 29% मुसलमान बंगाल में है और बंगाल की सरकार में मुसलमान सिर्फ 7% एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी मिलती है। ममता बनर्जी ने ज्यादा मुसलमानों को बंगाल की सरकार में नौकरी दिलाने के लिए क्या काम किया, वो टीएमसी हमको बता दे। कुछ काम नहीं किया, सिर्फ आपको डराकर, आपको झूठ बोलकर टीएमसी ने आपका वोट हासिल किया। पिछले साल कलकत्ता की हाई कोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को कैंसल कर दिया। उस 5 लाख में 3 लाख के करीब मुसलमान का ओबीसी सर्टिफिकेट था। ममता बनर्जी एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहती है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि ममता बनर्जी खुश है कि 3 लाख मुस्लिम अक़लियत का सर्टिफिकेट कैंसल हो गया। जिसका ओबीसी का सर्टिफिकेट कैंसल हो गया, उसको ना गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ना उसको गवर्नमेंट में नौकरी मिल सकती है। ममता बनर्जी के पास इसका कोई सवाल नहीं है। वक्फ का काला कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि बंगाल में वक्फ का कानून नहीं चलेगा। आपको जानकर तकलीफ होगी और आप जानते भी हैं
कि बंगाल में वक्फ का कानून लागू हो चुका है और यही ममता बनर्जी की सरकार आपकी वक्फ की जायदाद को, ईदगाह की जमीन को, मस्जिद को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहती है और उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ में नहीं होता है। आप मेरी बात का यकीन मत करिए, आप मालूम करवा लीजिए कि ओवैसी सच कह रहा है या गलत कह रहा है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। चौथी बात मैं आपसे बता रहा हूं, बंगाल में जिस ब्लॉक में मुसलमानों की आबादी 30% होती है वहां पर स्कूल मिल जाता है, मगर जहां पर जिस ब्लॉक में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा होती है, ममता बनर्जी ने स्कूल नहीं खोला, ममता बनर्जी ने अस्पताल नहीं बनाया, ममता बनर्जी ने गरीब नौजवानों को रोजगार या नौकरी नहीं दी। जिस ब्लॉक में 50% से ज्यादा मुस्लिम अकलियत रहती है वहां पर 50% नौजवान उस गांव को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर नौकरी करते हैं। इसलिए करते हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी ने उनको नौकरी नहीं दी। हमारा नौजवान बेटा है, बाप और मां की मोहब्बत से महरूम दूर जाकर काम करता है। अगर उसकी शादी हो गई तो साल में एक मर्तबा उसकी बीवी अपने शौहर के सूरत को देखती है। अगर उसके बच्चे हैं तो बच्चे साल में एक मर्तबा अपने पिता को देखते हैं। और ममता बनर्जी गाली देती है असदुद्दीन ओवैसी को कि ये फुला करता है, इसके लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। मैं ममता बनर्जी से पूछना चाह रहा हूं, तपन सिकदार का नाम तुमको याद है? ममता बनर्जी कौन था तपन सिकदार? तपन सिकदार पहला आदमी था जिसको ममता बनर्जी ने बीजेपी का एमपी यहां पर बनाया था दमदम कॉन्स्टिट्यूंसी से। बताओ ममता बनर्जी, तुमको अगर याद नहीं है तो मैं तुमको याद दिला रहा हूं। तुमने बंगाल में बीजेपी को मजबूत किया, तुमने बंगाल में बीजेपी के एमपी को बनाया, तुमने बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री बने, तुमने बीजेपी का उस वक्त साथ दिया जब गुजरात की सरजमीन पर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, जब नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे, तुमने बीजेपी का साथ दिया। आज ममता बनर्जी कहती है कि मैं मुस्लिम महिलाओं की बहन हूं। तो बताओ ममता बनर्जी, क्या तुम जानती हो बिल्किस बानो को, जो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसको 11 लोगों ने उसकी इज्जत लूटी, उसके सामने उसके छोटे बेटे को कत्ल कर दिया। ममता बनर्जी, अगर तुम्हारे सामने बिल्किस बानो आ जाओगी तो तुम उसकी आंख में आंख डालकर नहीं देख पाओगी। अगर आज बंगाल में बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उसकी जिम्मेदारी टीएमसी और ममता बनर्जी पर आती है, उसकी जिम्मेदारी मीम पार्टी और ओवैसी पर नहीं आ सकती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे तेलंगाना में हमारे 7 एमएलए हैं। मेरे पार्लियामेंट के सेगमेंट में आप जाकर पूछ लो कि एक नया उस्मानिया हॉस्पिटल बन रहा है, कितने की लागत का बन रहा है? करीब 1000 करोड़ की लागत का एक अस्पताल बन रहा है। आप जाकर पूछ लो, गवर्नमेंट के 2 मैटरनिटी दवाखाने हैदराबाद पार्लियामेंट के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। आप मालूम करवा लो, हमारे कई बंगाल के भाई बहन बड़ी तादाद में हैदराबाद की पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं, वो जेवर का काम करते हैं। उनसे पूछ लो आप, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2200 करोड़ की लागत से मेट्रो का काम हो रहा है। बताओ ये सब काम मीम पार्टी, एक मिनट, ये सब काम मीम पार्टी सरकार में नहीं है। मेरा कोई एमएलए मिनिस्टर नहीं है, मगर मीम पार्टी अपनी ताकत के ऊपर वहां पर काम कराती है। इसलिए कराती है कि हैदराबाद और तेलंगाना का मुसलमान मीम पार्टी को अपना चुका है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपकी वोट की अहमियत ममता बनर्जी और बीजेपी के पास नहीं है। ममता बनर्जी बीजेपी का डर दिखाती है और मोदी हमको घुसपैठी कहती है। याद रखो, ये दोनों
भाई बहन की जोड़ी को आपको छोड़ना पड़ेगा। मोदी और ममता बनर्जी भाई बहन की जोड़ी है। ये भाई बहन आपको धोखा दे रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। एक तरफ मोदी बोलता है कि घुसपैठी निकालेंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी बोलती है बीजेपी आ रही है। मैं बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत से अपील कर रहा हूं कि आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है। आप बंगाल में 29% हैं और तेलंगाना में हम सिर्फ 10% हैं। अगर 10% रहकर मीम पार्टी तेलंगाना में ये काम करवा सकती है, तो बंगाल के मुस्लिम अकलियत के जिम्मेदारों, नौजवानों, तुम अपनी ताकत नहीं जानते। अगर तुम उठ खड़े होगे तो बंगाल में कोई सरकार नहीं बना सकेगा 4 तारीख को तुम्हारी वोट के बगैर। ये आपकी ताकत है। मैं चैलेंज कर रहा हूं ममता बनर्जी को, बताओ तुमने बंगाल के 29% मुसलमानों के लिए क्या किया, बताओ। तुम सिर्फ ड्रामेबाजी करती हो। कितने यूनिवर्सिटीज तुमने खोले, कितना स्कूल तुमने खोला, कितने गरीबों को नौकरी तुमने दी, कितने बच्चियों का तुमने साथ दिया। कुछ नहीं है। आपके वोट से मोहब्बत है, आपसे मोहब्बत नहीं है। इनको तुम्हारा वोट चाहिए और वोट लेकर ये राज कर रहे हैं 15 साल से। बताओ ममता बनर्जी में कौन सा मुसलमानों का नेता है? कोई नेता नहीं है। इस्लामपुर एक विधानसभा है, वहां के एमएलए ने ममता बनर्जी से कहा कि इस्लामपुर को जिला बनाया जाए, तो ममता बनर्जी ने उसका टिकट काट दिया। आपकी बात, उसका टिकट काट दिया इस्लामपुर विधानसभा से। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। टीएमसी के गुंडे बोलते हैं कि 4 तारीख के बाद मीम पार्टी के लोगों को देख लेंगे। अरे सुनो ममता बनर्जी, हम मौत से डरने वाले नहीं है, हमेशा मरने को तैयार हैं। तुमको जिंदगी से मोहब्बत होगी, हम तो अल्लाह की राह में शहीद होने को हमेशा तैयार हैं। अगर हम अपने घर से निकलते हैं तो अपने माँ और अपने बीवी, बच्चे और भाई को बोल के निकलते हैं कि हमारा कफन तैयार रखना। हम अल्लाह की राह में हक की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी, तुम्हारे बच्चों को समझाओ, हम मौत से नहीं डरने वाले हैं। अगर तुम 4 तारीख के बाद कुछ करोगी ममता बनर्जी, तो उसका नुकसान तुमको उठाना पड़ेगा। जो लोग मौत से नहीं डरते, ममता बनर्जी तुम उनको डरा नहीं सकती। तुम्हारे गुंडों को समझाओ, अगर हम लड़ने आ गए, याद रखो, जमहूरियत के दायरे से आगे निकल के लड़ेंगे तो ममता बनर्जी तुमको बहुत परेशानी उठाना पड़ेगी। अरे तुम किसको डरा रहे हो? हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। कोई ममता बनर्जी, कोई मोदी से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। और नरेंद्र मोदी को हम पूछना चाह रहे हैं, ये बीजेपी बोलती है मुसलमान बंगाल में घुसपैठिए निकालेंगे। अरे मोदी जी, ट्रंप का नाम लो ना, ट्रंप से क्यों डरते तुम? डोनाल्ड ट्रंप बोलते ही मोदी जी टीपीपी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। अमेरिका को बीजेपी का राम माधव गया और राम माधव ने जाकर बोला भारत ने सब कुछ कर दिया, भारत ने ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है, रशिया से नहीं खरीद रहा है, हम ट्रेड एग्रीमेंट के लिए 50% के लिए तैयार हो गए। अरे मोदी जी, तुम्हारा आदमी जाकर ट्रंप की चमचागिरी कर रहा था अमेरिका में, और मोदी जी बोलते हम विश्व गुरु हैं। मोदी जी, राम माधव तो ट्रंप को गुरु बोल रहा और वो चेला बनकर वहां पर बैठा था अमेरिका में। याद रखिए मोदी जी, आप इस देश के संविधान से खेल कर रहे हैं। आपने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक बनाने का आप बड़ा
दावा करते हैं आपने ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं को तबाह करने के लिए बनाया। आपने CAA का कानून जब मोदी ने पार्लियामेंट में लाया, आप जाकर देखो YouTube पर मेरी तकरीर है, मैंने मोदी के 300 MP के सामने कहा ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, ये मजहब की बुनियाद पर कानून बनाया गया। और मैंने मोदी को याद दिलाया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के अफ्रीका में एक कानून को फाड़ दिया था, मैंने कहा मोदी तेरे CAA के कानून को मैं फाड़ कर पार्लियामेंट में फेंकता हूं। फिर यही मोदी ने वक्फ का काला कानून बनाया। मैं वक्फ की पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर था। 120 पेजेस पर मुश्तमिल मैंने डाइसेंट रिपोर्ट दी। उस कानून की धज्जियां हमने उड़ा दी और एक एक सेक्शन को बताया कि ये संविधान के खिलाफ है, ये मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीनने के लिए मोदी ने कानून बनाया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया, ईदगाह को छीनने के लिए बनाया। मैंने उस कानून को भी फाड़ कर पार्लियामेंट पर फेंक दिया और कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मोदी जी कश्ती में नाव पर बैठकर जाते, देखा आपने, फोटो ले रहे थे तो कैमरा में उनको जहां कहीं भी दिख रहा था वैसी नजर आ रहा था उनको। तो मोदी जी उस नाव चलाने वाले मुसलमान को बोले मिलकर रहो, मिलकर रहो। मगर मोदी जी मीडिया के सामने आकर नहीं बोलते मिलकर रहो। मोदी जी ने उस नाव चलाने वाले गरीब मुसलमान से कहा मिलकर रहो। मोदी जी आप इतना डरते क्यों हैं? बंगाल में चुनाव कल तक इलेक्शन कैंपेन चलेगा। आप बंगाल की जनता को बोलो मिलकर रहो, मुसलमान हिंदू मिलकर रहो, दलित मुसलमान मिलकर रहो। मोदी जी नहीं बोलेंगे, ना मोदी जी बोलेंगे, ना उनकी बहन ममता बनर्जी बोलेगी। ओवैसी कह रहा है मिलकर रहना चाहिए, मगर हक मिलना चाहिए गरीब को। हक दो हमको, हम कोई भिखारी नहीं है, हम बंगाल और भारत के अव्वल